हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर का आपसे कहा जाए कि इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। तो आज एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों भाई? क्योंकि आज हम ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं ना 100% श्योर वाला होता है कि पेपर में तो आएगा, ठीक है, उस तरह की चीज़ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, मतलब बीपीटी, जिसे कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो भाई आज इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे और देखेंगे भाई कैसे सिद्ध होता है। और मैं बता दूं इस प्रमेय के बारे में, ये हर साल इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। या फिर प्रमेय उठा के दे देंगे डायरेक्ट, मतलब कुछ बोर्डों में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रमेय दे देंगे। या फिर कुछ बोर्ड में 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर में दे देंगे। ठीक है, और कईयों में ऐसा होता है कि अगर प्रमेय नहीं आई तो प्रमेय के आधार पर क्वेश्चन डाल देंगे, भाई क्वेश्चन करो। तो यानी कि ये तो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा बीपीटी है जो कि आना ही आना है। ओके, चलो भाई देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 6.1 परिमेय, जो 6.1 परिमेय है उसको सिद्ध करेंगे भाई कैसे क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये परिमेय कहता क्या है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जब ये आता है ना तो बच्चे देखते हैं क्या लिखा है, अब लिखा हुआ ही देख के सोचते हैं फिर तो पता नहीं क्या लिख दिया, छोड़ो रहने दो। यानी कि आपको इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, ये लिखा है ना ये आपको पता होना चाहिए। इसे देख के आपको पता होना चाहिए कि भाई बीपीटी परिमेय पूछा गया है, हमें वो करना है, तो इसे देख के पता चलना चाहिए। अब भाई बीपीटी परिमेय कहता क्या है, तो वो ये कहता है जो यहाँ लिखा हुआ है। और ये क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। यानी क्वेश्चन को आसान भाषा में बताऊं तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में अरे थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। अगर किसी त्रिभुज में हम कोई एक रेखा खींचें, एक रेखा हमने खींची है जो किसी एक भुजा के समांतर है और दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, और काटने पर ये जो काट रहा है वो इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगा। और वही ये कहना चाह रहा है कि एक ही अनुपात में काटेगा। और देखो फिर से मैं पढ़ के उससे रिलेट करवा देता हूँ। कैसे? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो कौन सी, ये भुजा और ये भुजा है, उसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगा। यानी कहा जाए तो ये ए मैंने लिखा, ये बी लिखा, ये सी है, ये डी है और ये ई है, इस तरह से मैंने लिख दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर इसमें होगा ए डी, ये AD, ये भुजा और ये भुजा DB बराबर होगा AE बटे में EC। ठीक है, AD बटे में DB बराबर में होगा AE बटे में EC। ये चीज़ होने वाली है। ओके, तो यही चीज़ हमें सिद्ध करना है कि भुजाएं एक ही अनुपात में आएगी। ओके, चलो भाई इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले आते हैं, इसमें दिया है, इसमें पूरा देख लेना, जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ उसी तरह से पूरा करना है आपको, यही चीज़ फॉलो करनी है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC में भाई त्रिभुज ABC में क्या है, इसके अंदर DE जो है वो BC के समांतर है। यानी हम लिखेंगे DE जो है वो समांतर है BC के। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। यानी कि AD बटे में DB बराबर में होगा AE बटे में EC, ये चीज़ आने वाली है। ओके, यानी ये बटे में ये बराबर होगा ये बटे में ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें करने पड़ेगी थोड़ी सी रचना। अब रचना क्या करनी पड़ेगी, तो रचना में देखते हैं भाई। रचना की बात करूं तो यहां पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, किससे, डी को सी से मिलाना पड़ेगा।
चलो रचना को हम दूसरे पेन से कर लेते हैं। डी को हमने सी से मिलाया, ठीक है, और ई को हमने बी से मिलाया, ठीक है, इसको यहाँ मिलाना होगा। उसके बाद और क्या करना है हमें, यहाँ से एक लंब इस पे खींचना है, ये चीज़, और यहाँ से एक लंब इस पे खींचना है, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया, ई तो आ गया था, ये एफ आ गया और ये जी आ गया, ठीक है, ये हमने नाम इसका रख दिया। ओके, ये चीज़ें हमने यहाँ पर कर दी है, ये रचना है। तो रचना को लिखेंगे यहाँ पे, भाई क्या क्या चीज़ रचना की वो तो लिखनी पड़ेगी पूरी। इसमें हमने पहले क्या है, डीसी और बीई को मिलाया गया, डीसी तथा बीई को मिलाया गया, ठीक है भाई, मिला दिया गया, चलो भाई मान लिया हमने। उसके बाद डी एफ जो है एसी पर लंब खींचा गया, क्या है, डी एफ लंब खींचा गया किस पे, एसी पर, एसी पर, तथा उसके बाद है ईजी, इसको लंब खींचा गया ए बी पर, ठीक है, ईजी को लंब खींचा गया ए बी पर, ईजी जो है ए बी पर लंब खींच दिया गया। ओके, तो यहां पर ये चीज आ गई है, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद इसका हल आएगा, ठीक है, इसको जो हम सिद्ध करेंगे वो आएगा। तो इसके लिए आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, तो यहां पर लिखेंगे भाई सिद्ध। अब सिद्ध के लिए पीछे बार बार पलटना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ। अब दोबारा से चीज़ें क्या है हमारे पास, ये था भाई ए बी सी डी ई था, और उसके बाद हमने किया था, इसको यहाँ मिलाया गया, इसको यहाँ मिलाया गया, और यहाँ से लंब खींचा गया, और यहाँ से लंब खींचा गया, और ये एफ था और ये जी था, ये जी थी, डन। चलो भाई अब आते हैं सिद्ध पे, भाई सिद्ध पे आते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें त्रिभुज लेने हैं, कोई कौन कौन से त्रिभुज लेने, तो यहाँ मैं बताऊं, तो पहले आपको त्रिभुज लेना है ए डी ई, यानी कि त्रिभुज ए डी ई में, भाई इसमें देखते हैं। अब इसमें अगर मुझे ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, तो मैं कहूँ भाई ए डी ई का क्षेत्रफल, तो भाई कैसे निकलेगा, इसमें मैं त्रिभुज का साइन लगा ही देता हूँ, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल की बात करें तो हाफ यानी 1/2 गुने में आधार। अब आधार की बात करें, हमने कौन सा त्रिभुज लिया है, ए डी ई, इसको लिया है, तो आधार हम ए डी को मान सकते हैं, भाई ए डी आधार है, और इसका लंब क्या होगा, ई जी होगा, यही होगा भाई, आधार ये लंब ये, यही दो चीज़ है। तो हम इसमें कह सकते हैं आधार क्या है, ए डी, और उसके बाद क्या है, ई जी है, ये चीज़ आ गई। ओके डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई ए डी ई, तो ये आ गया। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो दूसरा त्रिभुज लेंगे क्या, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ आ रही है। तो इसमें कहा जाए हाफ, तो हाफ आ गया, ठीक है। उसके बाद आधार देखो कौन सा है, डी ई बी, ये वाला त्रिभुज है, इसमें आधार क्या है, डी बी है, तो हम इसको लिखेंगे डी बी आधार, गुने में ऊंचाई, भाई लंब होता है, तो भाई आधार गुने में ऊंचाई, आप बोलोगे ऊंचाई तो है ही नहीं सर इसमें, क्योंकि ऊंचाई के लिए देखा जाए तो ऊंचाई हमेशा लंबवत देखी जाती है, तो यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर कोई लंब है ही नहीं, तो कहाँ से लंब लें हम। तो याद रखना कि अगर मान लो कोई त्रिभुज आपके सामने इस तरीके का है, ठीक है, और इसमें अगर आपको लंब लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ से लंब खींचना पड़ेगा, और ये जो लंब होगा वही इसकी हाइट होगी, वो इसकी ऊंचाई होगी, और यहाँ पर लंब क्या होगा, तो उसी चीज़ को यहाँ फॉलो करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाया और ई जी ये लंब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का लंब क्या होगा, ई जी होगा, ये हो गया आपके पास, ठीक है। इस त्रिभुज का क्या होगा, ई जी हो गया। अब मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई क्षेत्रफल है ए डी ई का बटे में क्षेत्रफल है डी ई बी का,
देखो इसका इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालते क्या आ रहा है, हाफ का हाफ आ गया, गुने में AD आ गया और गुने में EG आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर देखा जाए हाफ का हाफ आ गया, गुने में DB आ गया और गुने में EG आ गया, ये चीज़ आ गया। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें कट रही है, तो हाँ भाई कट रही है, EG से EG कट गया, हाफ से हाफ कट गया और बच गया हमारे पास क्या, AD बटे में DB। ये आ गया समीकरण 3 आ गई है। ठीक है, जो कि हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे इसी प्रकार भाई, इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार हम करेंगे भाई इन दोनों को हमने किया था भाई। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम इधर भी आएंगे, फिर से करेंगे AED त्रिभुज लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इधर ये वाला ECD, ये दो त्रिभुज लेंगे। तो मैं सीधे ही लिखूंगा इसको, दोबारा से वो कुछ नहीं करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल ADE लिख लो या AED लिख लो, कोई बात नहीं, और बटे में आ रहा है क्षेत्रफल DEC। ठीक है भाई, अब देखो इस त्रिभुज की बात करें, इधर वाले की बात करें, तो क्या होगा, आधार गुने में ऊंचाई, आधार क्या आ रहा है, AE आ रहा है, और लंब कितना आ रहा है, DF आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे हाफ गुने में AE गुने में DF आएगा, ये चीज आ गया। डन, AE गुने में DF आ गया, हो गया। अब नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो इसका आधार क्या होगा, EC होगा, और ऊंचाई यही वाली होगी, सेम टू सेम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ गुने में आधार हमारे पास है EC और गुने में ऊंचाई है DF, सेम आ रहा है। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो हाँ भाई कट रहा है, DF से DF कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास AE बटे में EC, ये आ गया। ये समीकरण इसमें चौथी आ गई है, ये चौथी आ गई, ये तीसरी आ गई, दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें एक चीज़ तुम्हें दिख रहा है, ऊपर वाला ADE है, नीचे वाला ADE है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो भाई इसमें क्या था, देखो AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC, वही है, AD बराबर में AD बटे DB और AE बटे EC, यही चीज़ है। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो भाई हमारा काम बन जाएगा, यानी परिमित सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो भाई बराबर कैसे होगा, देखो ऊपर की चीज़ तो बराबर है, अगर नीचे का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाता ना, तो लेफ्ट वाली चीज़ बराबर हो जाती है और फिर हम राइट वाले को भी बराबर कर देते, यही होता। तो भाई नीचे वाले को क्या करेंगे, तो पहले हमें इन दोनों क्षेत्रफल को बराबर करना पड़ेगा। तो नीचे कौन सा है, DEB, कौन सा वाला है, DEB आ गया, और क्या है DEC ये वाला आ गया। अब इन दोनों क्षेत्रफल को बराबर लिखना पड़ेगा, तो कैसे बराबर करेंगे भाई इसको, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, या फिर सीधे क्षेत्रफल पे आते हैं। क्षेत्रफल कौन सा वाला, क्या क्या नाम था उसका, नाम है DEB और DEC। DEB बराबर होगा क्षेत्रफल DEC। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, ज़बरदस्ती है क्या, नहीं भाई ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, रीज़न देंगे यार, रीज़न देंगे पूरा पूरा। अब रीज़न क्या आएगा इसका, तो रीज़न इसका ये आ रहा है कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, एक ही आधार पर तथा दो समांतर रेखा के बीच बने हैं। अब देखो क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है यहाँ पे कि ये दोनों त्रिभुज जो था DEB और DEC जो था, दोनों के दोनों एक ही आधार D पर हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। तो भाई दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से अगर कोई दो त्रिभुज बनते हैं ना, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो हमने वही स्टेटमेंट लिखा और इसको बराबर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, इसमें हमने किया था, इसमें हमने इसको तीसरा और चौथा माना था, और इसको मान लेते हैं हम पांचवा समीकरण। ये जो हमारे पास आई है इसको मान लिया हमने, पांचवी समीकरण आ गई है। ठीक है, ये पांचवी आ गई है। अब हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 3, 4 तथा 5 से।
ठीक है ना। समीकरण 3, 4 तथा 5 से, इससे देखेंगे क्या होगा। तो इसकी बात करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं भाई, क्या चीज़ देख सकते हैं, एक मिनट, इससे हम देख सकते हैं कि भाई लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर तो हो गया, क्योंकि ऊपर वाला बराबर था, सेम था, नीचे वाले को हमने बराबर कर दिया है, तो अब लेफ्ट लेफ्ट के बराबर हो गया, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं। तो AD बटे में DB बराबर में, आप लिख सकते हैं AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं भाई इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम मतलब हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो चुका है और ये आंसर आपका आ चुका है। ओके, तो फाइनली मैं दोबारा से आपको बता दूं क्या चीज़ थी इस बीपीटी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो जो चीज़ दी थी उसको हमने लिख लिया कि भाई त्रिभुज दिया था और दो समांतर रेखाएं दी हुई थी कि भाई DE जो इसके समांतर, ये चीज़ दे रखा था। हमें सिद्ध करना था इसमें कि इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने की रचना में इसको मिला दिया, इसको मिला दिया हमने, और लंब भी खींच दिया। ठीक है, उसके बाद हम आए थे क्या चीज़, हमने क्या किया भाई, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और इसका क्षेत्रफल निकाला और दोनों को बटे में लिखा। भाई दोनों का क्षेत्रफल निकाला, दोनों को बटे में लिखा और ये आ गया। उसी तरह से राइट साइड में भी इसका क्षेत्रफल निकाला और बटे में लिखा, बटे में लिख के हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट में हमारा ऊपर की चीज़ तो बराबर थी लेकिन नीचे की अलग अलग थी, उसको हमने बराबर लिखा। कैसे, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच में बने थे, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो लेफ्ट वाला राइट के बराबर हो गया, क्योंकि भाई लेफ्ट के दोनों त्रिभुज बराबर हो गए थे, समान अनुपात में आ गए थे, ये दोनों बराबर हो गए थे। ठीक है, तो लेफ्ट वाला दोनों का बराबर है तो राइट वाला भी दोनों का बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया और हमने आंसर निकाल दिया और ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ आपके कुछ बोर्ड के लिए 6 नंबर कंप्लीट हो गए और कुछ के लिए 4 नंबर कंप्लीट हो गए, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी है तो बड़ा कहते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसका ले लीजिए और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट, अरे ये कहाँ से आ गया, ये नहीं है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है परिमेय 6.2, और ये क्या है भाई, आधारभूत अनुपातीय परिमेय का थेल्स परिमेय का विपरीत है। मतलब अब पढ़ रहे हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो बीपीटी हमने अभी पढ़ी थी जस्ट उसका उल्टा पढ़ रहे हैं। अब उल्टे की क्या स्टेटमेंट है भाई, कंफ्यूज मत होना पेपर में। अगर मान लो ये आ जाए तो कहीं वो लिख के आ जाओ, वो आ जाए तो कहीं ये लिख के आ जाओ, तो कंफ्यूज मत होना। देखो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, लिखा हुआ क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कन्वर्स का है, विपरीत वाले का है, और वो वाला आपका बीपीटी का था। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी उसी बात को उल्टा कह दिया इसने। कैसे उल्टा कहा, तो यहां देख लीजिए इसमें, ये मैंने त्रिभुज बनाया, इसने क्वेश्चन में ये कह रखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी मैं अगर एक रेखा खींचूं यहाँ पे और ये लिखा मैंने A, B, C, D और E लिख दिया। अगर एक रेखा इसके भुजाओं को AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC एक ही अनुपात में बांटती है, तब आपको सिद्ध करना है कि DE जो है वो BC के समांतर है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले परिमेय क्या था, तो भाई ये हमें समांतर दिया हुआ था और ये सिद्ध करना था। अब की बार ये दे रखा है और ये हमें सिद्ध करना है। ओके, चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ से हल में आते हैं। हल क्या है, इसमें तो पूरी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी भाई। पहले लिखेंगे दिया है, भाई क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो दिया है हमें, हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC में, भाई एक त्रिभुज ABC। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर हमें दे रखा है कि भाई इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं क्या, हमें दिया हुआ है AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। ठीक है, AD बटे में DB बराबर में होगा AE बटे में EC, ये चीज़ होगी। तो भाई इसकी भुजाएं जो है एक ही अनुपात में है, ये हमें दे रखा है। डन। अब हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
भाई क्या सिद्ध करना है यहाँ पे, तो सिद्ध हमें इसमें ये करना है कि भाई DE जो है BC के समांतर है। तो हमने लिखा भाई सिद्ध करना है DE जो समांतर है BC के, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ओके डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या चीज़, रचना पे आते हैं, रचना पे आते हैं। देखो अभी हमने जो ये DE रेखा खींची है ना, अभी जो DE रेखा खींची ये समांतर नहीं है, मान लो नहीं है, ठीक है। ये DE, क्योंकि हमें तो ये सिद्ध करना है, हमने तो एक लाइन बस खींची है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस ये है कि DE एक लाइन है जो दो भुजाओं को काट रही है बस, और उनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, बस इतनी बात है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इसके समांतर है, ठीक है। चलो भाई ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर ABC है जिसमें ये दे रखा है, और यहाँ पर हम लिखेंगे बस DE AD ने AB लिखा है, AB तथा AC को काटती है। ये भी आपको लिखना है दिया है में ही, ठीक है। ये भी आपको दिया है में ही लिखना है कि DE जो है वो AB और AC को काटती है, बस ये लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये समान अनुपात में काटती है, तो हमें पता ही है। डन, तो ये चीज़ें आपका दिया है में आ गया, ये सिद्ध करना है। अब रचना में आते हैं, तो रचना में हम करेंगे क्या, माना DE डैश समांतर है BC के। अब हमने एक रेखा खींची है इसके अंदर, इसको क्या करते हैं हम, E लिखा हमने यहाँ पर, एक रेखा हमने ऐसे खींच दी, ठीक है। और ये बिंदु हमने ले लिया है, इसको हम क्या करते हैं दूसरे कलर से लिखते हैं, जिससे कि दिखेगा कि रचना है हमारा, ठीक है। यहाँ से बात करूँ मैं, ये हमने एक लाइन खींच दी है, ठीक है, जो कि हमने DE डैश ले लिया है। अब ये क्या चीज़ माना है हमने माना है कि ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। हमने मान लिया है कि ये रेखा इसके समांतर है। डन, चलो भाई अब बोलोगे सर लग तो नहीं रहा, लेकिन हमने मान लिया है, ओके। क्योंकि भाई ये भी तो क्या पता बराबर ना हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, ये भी हो सकता है। तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दिया, थोड़ा अलग करके दिखा दिया है, ठीक है, कि भाई ये इसके समांतर है, ये DE डैश BC के समांतर है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे DE डैश जो है BC के समांतर है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, समांतर होने की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, तब अभी हमने परि में पढ़ी थी, अगर ये समांतर होता है तो भुजाएं अनुपात में होती है, पढ़ी थी, उसी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। कैसे अप्लाई करेंगे भाई, अगर ये समांतर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, AD बटे में DB बराबर होगा AE डैश बटे में E डैश C, ठीक है ना। वो भी कैसे, BPT के अनुसार, ठीक है भाई। BPT के अनुसार हम कह सकते हैं कि AD बटे में DB जो है वो AE डैश बटे में E डैश B C के बराबर होगा। ये चीज़ आ गया, तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई, ठीक है। डन, उसके बाद क्या चीज़ है, तो AD बटे में DB बराबर में, देखो AD बटे में DB बराबर में क्या है, AE बटे में EC, ये बराबर हो गया, ठीक है भाई। AD बटे में DB जो है वो डैश के बराबर था, वो तो हमने BPT से निकाल लिया। और AD बटे DB और AE बटे EC वो इसके द्वारा बराबर है, जो कि हमें दिया हुआ था। तो दो कंडीशन हमारे पास आ चुकी हैं, दिया है, दो कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। लेकिन आप इसमें क्या देख रहे हो कि लेफ्ट वाला तो दोनों का बराबर है, लेफ्ट वाला तो दोनों का बराबर है, तो राइट वाला भी बराबर होना चाहिए ना। तो हम इसमें समीकरण में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा दिया है के अनुसार। अब इसके अनुसार क्या होगा, तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट वाला भी बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं AE डैश बटे में E डैश C बराबर होगा AE बटे में EC, यही होगा, ठीक है। यानी अब हमारे पास आ गया है AE डैश बटे में E डैश C बराबर होगा AE बटे में EC। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है भाई? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि अगर दो बिंदु अलग है तब तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये छोटे बटे में बड़ा करेगा, ये बड़ा बटे में छोटा करे तो बराबर नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब ये दोनों बिंदु एक ही पर हो, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है अगर ये आ गया है तो हम लिख सकते हैं तब यह सिद्ध होता है
होता है कि ई डैश तथा ई एक ही बिंदु पर है। ठीक है, ई डैश तथा ई क्या है, एक ही बिंदु पर है। डन भाई, ई डैश ई एक ही बिंदु पर है, ये सिद्ध होता है इसके अनुसार। ठीक है भाई, अब तो वही चीज़ें हो गई। अब बोलोगे सर सिद्ध होने से हो क्या गया? हो ये गया कि भाई ई डैश और ई अगर एक ही बराबर है, यानी कि ये डी ई लाइन और डी ई डैश लाइन सेम लाइन है, तो हम कह सकते हैं तब, तो सीधे लिख देते हैं नीचे, तब जो हमने माना था ना डी ई डैश समांतर किया था किसके, BC के, यहाँ लिखा है डी ई डैश BC के समांतर था रचना के अनुसार, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा सिद्ध हमारा डी ई डैश BC के समांतर था, तो यही चीज़ DE भी समांतर होगी। ठीक है, यही चीज़ DE भी समांतर होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने रचना में ली थी और यही चीज़ रचना में ली थी और हमें सिद्ध ये करना था और वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, सिद्ध हो चुका है कि भाई पॉइंट अगर सेम है तो रेखा भी सेम होगी, तो भाई समानता भी सेम होगी, समांतर भी सेम होगा। तो ये हमारा यहाँ से पूरा का पूरा सिद्ध हो चुका है। ये सिद्ध का प्रोसेस यहाँ से चल रहा था हमारा। ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा सिद्ध हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ये ले सकते हैं और ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी का जो विपरीत है वो होता है कंप्लीट, और इसके आधार पर भी क्वेश्चंस आते हैं। यानी कुछ नया नहीं है आपके पास, बस यही है जो पिछला परिमेय था उसी का उल्टा करके यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, चलो भाई ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया। तो फिर यहाँ पर हमारी बीपीटी के दोनों परिमेय यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका उदाहरण है और इसकी जो प्रश्नावली है उसमें इसके पूरे क्वेश्चन पे हम करेंगे प्रैक्टिस और पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिससे सारे की सारी चीज़ें, इसके सारे कंसेप्ट हमारे माइंड में फिट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना, उसमें बिल्कुल साथ में बने रहना, तो चीज़ें होगी बिल्कुल कंप्लीट। ओके, चलो भाई, इसी के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 वीडियो आपको फ्री मिल रही है, आपको पूरा वीडियो कोर्स फ्री मिल रहा है। और वो भी आपको कोर्स मिल रहा है किस तरह से, सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, और यहाँ पर आपको पूरा कोर्स के तौर पर आपको मिल रहा है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बिल्कुल मिल रहा है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश अलग है, NTSC ओलंपियाड, यूपी बोर्ड एक्स्ट्रा अलग चीज़ें। ठीक है, सब चीज़ें हैं। अब इसके अंदर मैं बताऊं कि जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, 10वीं पे तो 10वीं पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर देखो सारे कोर्सेज आपको अलग अलग दिख जाएंगे। यानी आपको किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस विषय के सामने जाइए और नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, उसका पूरा कोर्स आप देख सकते हो। जैसे कि मान लो आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो गणित में कोई दिक्कत होती है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा रखी है। तो भाई पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या और बहुत से चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवा रखे हैं। तो यहाँ पर अगर पुराने किसी वीडियो में आपको डाउट होता है कि भाई वो वाला वीडियो हमें मतलब हमारे टॉपिक में आ रहा है, टेस्ट में आ रहा है, तो वो अगर हम पढ़ लेते, कोई 1 शॉट रिवीजन मिल जाता, कोई कंसेप्ट वीडियो मिल जाती तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ पर हर चीज़ें आपको मिल रही है सिस्टमेटिक तरीके से। आप चाहे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, चाहे आप बीच में स्टार्ट करते हो, हर चीज़ें यहाँ पर आपको मौजूद है। ठीक है, तो इसमें आप किसी भी क्या चैप्टर पे आप क्लिक करोगे, उसके अंदर उसके कंसेप्ट वीडियो देखनी है तो कंसेप्ट वीडियो पे क्लिक करोगे, उसके सॉल्यूशन एनसीईआरटी देखना है उस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और उसका आराम से फ़ायदा आप उठा सकते हो। ओके, और बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं। 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। आप इसका फ़ायदा भी उठा रहे हो और इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जान पहचान में कोई भी जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। भाई आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है, उनका भी फ़ायदा हो, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। ओके, चलो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।